स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक का नेक्स्ट पार्ट जो कि है अभिविन्यास अवरोध। तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में देखा ये इसमें बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट में हमने क्या सीखा था कि दहली ऊर्जा या फिर दहली अवरोध। तो इसमें क्या है अभिविन्यास अवरोध। ये सब किसके पार्ट थे? ये सब थे प्रभावी टक्करों के, अर्थात वो अणु अर्थात वे मॉलिक्यूल जो आपस में टकरा रहे थे प्रभावी टक्करों में। तो उनके दो टाइप से हमने प्रयास किए थे बताने के लिए, एक तो दहली अवरोध, एक अभिविन्यास अवरोध। अभिविन्यास अवरोध इस लेक्चर में हम समझते हैं। अभिविन्यास अवरोध क्या बोल रहा है कि क्रियाकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्करें, क्या क्रियाकारक अणु के मध्य होने वाली टक्करें एक निश्चित दिशा में होनी चाहिए जिससे कि इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो कि पुराने बंध टूटकर नए बंध का निर्माण हो जाए। देखो क्या ये बोल रहा है कि ये क्रियाकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर, अब जो उनमें मॉलिक्यूल पाए जाएंगे रिएक्टेंट में किसी रिएक्शन में, तो उनके जो मॉलिक्यूल होंगे तो उनमें इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो, यानी कि उनमें टक्कर के पश्चात आफ्टर जो मॉलिक्यूल जब उनमें टकराएंगे एक दूसरे से तो उनमें इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का और दूसरे मॉलिक्यूल पहले मॉलिक्यूल का बंध, जो मॉलिक्यूल के आपस में बॉन्ड बनाए होते हैं, जैसे CO2 हो गया, तो CO2 में C दोनों बॉन्ड दो ऑक्सीजन जुड़ा है, तो अब वो जिस बॉन्ड द्वारा कार्बन और ऑक्सीजन मध्य जो बॉन्ड पाया गया है तो उसके तोड़ने के लिए वो इतनी पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए ताकि वो टूट सके। अर्थात ये क्या बोल रहा है कि टक्कर के पश्चात एक निश्चित दिशा में होनी चाहिए, या फिर बोल सकते हैं टक्कर एक निश्चित दिशा में होनी चाहिए, तभी तो प्रभावी टक्कर के रूप में होगी, तभी तो उससे एनर्जी इतना निकलेगी कि वे उनके पुराने बॉन्ड को तोड़ के एक नए बॉन्ड का निर्माण कर सके, अर्थात नए प्रोडक्ट का निर्माण कर सके। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि इससे कितना ऊर्जा उत्पन्न हो पुराने बंध टूटकर नए बंध का निर्माण हो जाए। क्या बोल रहा है? अभिविन्यास अवरोध। तो यहाँ पर एक रिएक्शन ग्रुप में से इसको समझते हैं। यहाँ पर देखो CO प्लस NO2 एरो CO2 प्लस NO, ये हमारी रिएक्शन दी गई है। ऐसे रिएक्शन तो हमने बहुत देखी है, लेकिन इसके बारे में कभी ये सोचा है कि अब इनमें बॉन्ड किस तरह टूट रहे होंगे, या फिर इनमें टेम्परेचर कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, इस रिएक्शन से हम ऊष्मा रिलीज हो रही है फिर एब्जॉर्ब हो रही है, कौन सी ऊष्मा कहाँ पर खर्च हो रही है, तो आज सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि ये जब CO प्लस NO2 होता है तो रिएक्शन किस प्रकार करती है, इसके अनुसार एक निश्चित दिशा में होनी चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पर ये कार्बन और ऑक्सीजन में मध्य बॉन्ड है और यहाँ पर N से OO के मध्य बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं करे हैं, गोले के रूप में यानी एक मॉलिक्यूल के रूप में आपको दिखाए हैं। तो इस रिएक्शन के अनुसार, इस परिभाषा के अनुसार ये जो इनके मॉलिक्यूल होते हैं एक निश्चित दिशा में होने चाहिए, तभी वे उनके पुराने बंध टूट पाएंगे, तभी वो प्रभावी टक्कर हो पाएंगे। अब लेकिन इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि O से O जो है आपस में आमने सामने टकराएंगे। अब चूंकि O जो है ये मतलब इनके जो आवेश टाइप में होते हैं तो इनका ये समान पड़ जा रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये एक निश्चित दिशा में टक्कर नहीं हो पा रही है। जबकि इसमें क्या देखते हैं कि ये O वाला मॉलिक्यूल इसके C वाले मॉलिक्यूल से टकरा रहा है, जिससे इनके बंध टूटकर CO2 प्लस NO का निर्माण कर रहा है। ये रिएक्शन नहीं होगी, ये ध्यान देना। अगर कोई कहीं पर रिएक्शन आ जाए कि CO और तेल इस तरह कुछ दिखाई गई रही हो तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ ये ऑक्सीजन इसके कार्बन से लड़ना चाहिए या फिर नाइट्रोजन ऑक्सीजन से लड़ जाएगी, फिर टक्कर होगी, तब ये रिएक्शन होना पॉसिबल है, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगी रिएक्शन। तो इन्हीं सबको देखते हुए एक वैज्ञानिक मैक्सवेल है, मैक्सवेल ने क्या कहा, इनके अनुसार किसी अपक्रिया को संचालित होने के लिए ऊर्जा अवरोध को हमने बताया कि ऊर्जा अवरोध को जब क्रियाकारक के अणु आपस में टकराएंगे तो उनसे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है तो वे ऊर्जा अवरोध को पार करके एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं। अगर वे प्रभावी टक्कर नहीं हुए तो वे ऊर्जा अवरोध को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अर्थात वे
उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, तो उसे हम बोले थे क्या, ऊर्जा अवरोध। जबकि अपक्रिया अवरोध क्या है, अपक्रिया अवरोध में इनके मॉलिक्यूल के जो बेस बॉन्ड पाए जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं विन्यास अवरोध और दहलीज अवरोध, इन सबके यही सब है क्या, अपक्रिया अवरोध। ओके, सिंपल से समझ लो, इनके बीच जो बॉन्ड पाए जाते हैं उनको तोड़ने में जो अवरोध उत्पन्न होता है, तो उसी को हम बोल सकते हैं कि अवरोध। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तभी तो यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट का निर्माण होगा, अदरवाइज कहाँ होगा। ओके, तो इन्होंने क्या बोला कि केवल ऊर्जा अवरोध ही रिएक्शन के लिए लागू नहीं हो सकती, उसके साथ साथ अपक्रिया अवरोध दोनों का पालन होना जरूरी है। अपक्रिया अवरोध मतलब कि प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर मतलब एक दहलीज अवरोध, एक अभिविन्यास अवरोध, इन पर डिपेंड होना चाहिए, किसी एक पर डिपेंड होकर रिएक्शन नहीं हो पाएगी। फिर इन्हीं सबको देखते हुए वैज्ञानिक मैक्सवेल ने सक्रिय ऊर्जा का अंश व ऊर्जा के मध्य एक वक्र खींचा। अब वक्र में उन्होंने क्या दिखाया, सक्रिय अणुओं का अंश व फिर एनर्जी अर्थात E1 और E2 जो कि इसके दहलीज ऊर्जा बिंदु है। अब इसमें इन्होंने क्या बताया, दो पॉइंट इनमें इन्होंने बताया कि यह दहलीज ऊर्जा का मान E2 ये वाला जो है, यदि इसका मान अधिक है, इसका मान E2 का मान अधिक है, तो अर्थात अब ये मान जो यहाँ पर 50 है, यहाँ पर इधर और आएगा 60 हो जाएगा, तो ये जितना इसका मान E2 का अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसकी हम तुलना करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर सक्रिय अणुओं का मान कितना है, अब ये लगातार घट रही है ना, ये घट रही है, तो E2 का मान जितना आगे बढ़ेगा, E2 का मान जितना आगे बढ़ेगा, 50 किलो जूल है, 60 किलो जूल हो जाएगा, तो E2 का मान यहाँ पर जितना आगे बढ़ेगा, सक्रिय अणुओं का अंश उतना ही क्या होगा, कम होगा, जिससे अपक्रिया की दर धीमी होगी। जाहिर सी बात है, जब सक्रिय अणुओं की संख्या कम हो जाएगी तो प्रभावी टक्कर कम होगी, प्रभावी टक्कर कम हो जाएगी तो अपक्रिया की दर धीमी पड़ जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं E2 का मान जितना ज्यादा होगा, सक्रिय अणुओं का मान उतना ही कम होगा। उसी प्रकार अब इसमें क्या बोले हैं, सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला कि यदि दहलीज ऊर्जा का मान E1 कम है, E1 यहाँ पर हम आपको बताते हैं, E1 कम है तो सक्रिय अणुओं का अंश अधिक होगा। अब किस प्रकार इन्होंने क्या, अब जैसे यहाँ पर E2 है, ये मान लो 50 मान लेते हैं यहाँ पर, क्या कितना मान है 50 किलो जूल। अब ये इसका कम का मतलब ये इस साइड में शिफ्ट होगा, तो हम इसको अगर हम यहाँ मान लेंगे तो ये मान चलो 40 आ गया। अब देखो इसकी तुलना यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, ये और ये सक्रिय अणुओं में, जो सक्रिय अणुओं का अंश है किसमें ज्यादा है, वो 40 वाले में है, तो जाहिर सी बात है कि अगर E1 का मान कम होगा तो सक्रिय अणुओं का अंश भी अधिक होगा, और E2 का मान जितना ज्यादा होगा, या फिर E1 का मान बढ़ते हुए E2 पे गया और E2 का मान ज्यादा होगा, तो उस स्थिति में सक्रिय अणुओं का अंश का मान उतना ही कम हो गया। तो सीधे से कह सकते हैं कि E1 का मान जितना इधर जाएगा, मतलब E1 का मान क्या, केवल E का मान हम बोलते हैं कि जितना E का मान दहलीज ऊर्जा का मान इधर बढ़ेगा उतना ही इधर सक्रिय अणुओं का मान कम होगा, और जितना ही इस साइड शिफ्ट होगा दहलीज ऊर्जा का मान, सक्रिय अणुओं का अंश जो है उतना इंक्रीज करेगा। ओके, तो बस इतना है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, इसके एक लेक्चर में और है थ्योरी, उसके पश्चात हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है, इतना अच्छे से रीडिंग करो, ठीक है।